नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची में बढ़ती ठंड को लेकर स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, 9 से 10 जनवरी तक कक्षाएं स्थगित। लगातार बढ़ती ठंड और शीतल लहर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई 9 जनवरी 2026 शुक्रवार से 10 जनवरी 2026 शनिवार तक स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि कड़ाके की ठंड को लेकर इससे पहले भी 6 जनवरी से 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखा गया था, लेकिन मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए ठंड की छुट्टी को और आगे बढ़ाने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अवधि के दौरान किसी विद्यालय में परीक्षा निर्धारित है तो परीक्षा का संचालन विद्यालय प्रबंधन अपने विवेकानुसार कर सकते हैं। वहीं 10वीं और 12वीं कक्षा के संचालन को लेकर भी विद्यालयों को निर्णय लेने की छूट दी गई है। इसके साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। उन्हें ई-विद्या वाहिनी में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए विद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना होगा। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदिवासी नेता सह पढ़ा राजा की हत्या के खिलाफ आक्रोश, खूंटी बंद का व्यापक असर, चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन। खूंटी जिले के आदिवासी नेता सह एदल संगा पढ़ा के राजा सोमा मुंडा की बुधवार को हत्या के खिलाफ जिला बंद का व्यापक असर दिख रहा है। आदिवासी संगठन के लोग सड़कों पर उतरकर हत्याकांड का विरोध कर रहे हैं। विधि व्यवस्था न बिगड़े, इसको देखते हुए खूंटी प्रशासन चौकस है। खूंटी के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन दिया है। गुरुवार की सुबह आदिवासी संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे और बंद के समर्थन में नारेबाजी की। कई जगह ट्रैक्टर खड़ी कर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है। जगह जगह मुख्य मार्गों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। स्थानीय लोगों ने मुरहू, तोरपा और अड़की इलाके में बंद कराया। हुटार चौक पर भी लोगों ने प्रदर्शन किया। बुधवार की शाम खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआ दाग के समीप अपराधियों ने सोमा मुंडा पर उस वक्त हमला किया जब वे अपने घर लौट रहे थे। सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। उनकी पत्नी ने बताया कि वे जमुआ दाग के रास्ते से होकर अपने गांव चलांगी लौट रही थीं। जमुआ बाग में तालाब के पास पीछे से एक बाइक पर सवार 2 लोग आए और ओवरटेक करते हुए 2 राउंड गोली चला दी। गोली लगते ही सोमा मुंडा गिर पड़े। गोली चलाने के बाद हमलावर बाइक सवार मंदर रूट टोली की ओर फरार हो गए। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि एक जांच टीम गठित कर दी गई है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी लगातार जारी है। आज खूंटी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भाजपा नेता सह पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने घटना की निंदा करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। उन्होंने कहा कि इस घटना से साफ है कि कानून व्यवस्था किस हाल में है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने घटना की निंदा करते हुए विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं खूंटी के कांग्रेसी सांसद कालीचरण मुंडा और तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि एदल संगा पढ़ा राजा झारखंड पार्टी के एक जुझारू कर्मठ नेता, शिक्षाविद और आदिवासी समन्वय समिति खूंटी जिला के संयोजक थे। ढुल्लू महतो पर विधायक जयराम महतो ने किया जुबानी हमला, कहा आखिर सांसद के पास कहां से आई 40,000 करोड़ की संपत्ति। डुमरी विधायक जयराम महतो आज गुरुवार को धनबाद पहुंचे। बोकारो बीएसटी थाना में दर्ज सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में विधायक कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट में पेशी के बाद विधायक जयराम महतो मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान विधायक ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो पर जमकर जुबानी हमला बोला। विधायक जयराम महतो ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका का हवाला देते हुए सांसद ढुल्लू महतो पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि सांसद ढुल्लू महतो के पास 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद के पास 40,000 करोड़ की संपत्ति की जांच सरकार को करने की जरूरत है। जयराम महतो ने सांसद के 3 पार्टनर के नाम का भी खुलासा किया है। उन सभी की संपत्ति की जांच की मांग विधायक ने की है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सांसद ढुल्लू महतो द्वारा बनाए गए राम मंदिर पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अपने कारनामों को छुपाने के लिए वो धर्म का सहारा ले रहे हैं। बिना चंदे के राम मंदिर कैसे खड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। विधायक ने कहा कि लोग एक मंदिर बनाने में 50 साल लगा देते हैं, लेकिन इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। वहीं भाजपा द्वारा नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग को विधायक जयराम महतो ने जायज ठहराया। वहीं पैसा कानून को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर अभी समीक्षा करने की जरूरत है।
रामगढ़ में बीएफसीएल के प्रदूषण के खिलाफ पदयात्रा 11 को। रामगढ़ शहर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक ओर जहां सीसीएल की कोयला परियोजनाओं में उत्खनन व कोयला ढुलाई से प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर निजी औद्योगिक कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर उत्पादन कर रही हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। निजी कंपनी बीएफसीएल के प्रदूषण से आसपास के ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी संकट में है। प्रदूषण के खिलाफ फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन संस्था ने 11 जनवरी को रांची रोड से रामगढ़ सुभाष चौक तक पदयात्रा निकालने की घोषणा की है। ज्ञात हो कि बीएफसीएल के प्रदूषण से परेशान स्थानीय ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था, जिस पर संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कार्यवाही का निर्देश दिया है। अब स्थानीय लोगों ने भी प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहीं पर धरना प्रदर्शन तो कहीं जुलूस निकाला जा रहा है। फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन संस्था ने लोगों से 11 जनवरी की पदयात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है। 9,000 क्विंटल राशन गबन की जांच हुई तेज, सीसीटीवी फुटेज जब्त। गढ़वा जिले के केतार प्रखंड मुख्यालय स्थित एफसीआई गोदाम से करीब 9,000 क्विंटल राशन गबन मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। इस राशन गबन मामले में तकनीकी जांच दल ने गोदाम की गहन जांच की। वहीं जांच टीम ने गोदाम में लगे सीसीटीवी फुटेज जांच करने के लिए डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे को जब्त कर लिया है। इसके अलावा राइस मिल से गोदाम तक आने वाले रास्ते के सीसीटीवी फुटेज की जांच तकनीकी टीम कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि राइस मिल से राशन लदे ट्रक गोदाम तक आया कि नहीं। जांच टीम में शामिल भवनाथपुर के बीडीओ ने कहा कि तकनीकी जांच टीम सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल कर रही है, जिससे पता चल सके कि राशन गोदाम तक कितना ट्रक राशन पहुंचा। जांच टीम पूरी पड़ताल के बाद रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपेगी। मंत्री इरफान अंसारी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन की घोषणा की। अनाज काटे जाने के मामले में दिए गए बयान पर लिया यू टर्न। झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में बयान है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिसमें 6 की स्वीकृति ले ली गई है और अन्य 2 मेडिकल कॉलेज खोलने की जल्द स्वीकृति ले लेंगे। उन्होंने कहा कि परसों राज्य में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में खुलने वाले 6 मेडिकल कॉलेजों में से एक जामताड़ा में खुलेगा। उन्होंने ही मिहिजाम में 100 बेड का अस्पताल और 200 करोड़ की शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दिलाई है। इस दौरान सूबे के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने पीडीएस डीलरों द्वारा गरीबों का अनाज काटे जाने के मामले में पूर्व में दिए गए अपने बयान पर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में दिए गए मेरे बयान को भाजपा के लोगों ने गलत तरीके से प्रसारित किया, जबकि मैंने व्यंग्य किया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैंने कहा था कि सबका परिवार है, मैंने व्यंग्य किया था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो हंसना भी पाप हो गया। सवालिया लहजे में मंत्री ने कहा कि क्या पीडीएस डीलरों को भगा दूं, हटा दें इस राज्य से। उन्होंने कहा कि उनका शोषण होगा तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगा। भाजपा के लोगों को सोचना चाहिए कि पीडीएस है तो हमारे लोगों को अनाज मिल रहा है और सरकार की योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वयन हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं गलत नहीं होने दूंगा, यदि गलत का पता चला तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। इस बात को मुद्दा बना दिया गया, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि यदि कोई गरीब का अनाज काटेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पीडीएस डीलरों को सुविधाएं दे रहा हूं और कमीशन भी बढ़ा दूंगा, लेकिन किसी भी हाल में गरीब का अनाज नहीं कटना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को व्यंग्य और हंसी मजाक की बातों को समझना चाहिए। आपको बता दें कि पीडीएस दुकानदारों को 4G मशीन उपलब्ध कराने के दौरान पीडीएस दुकानदारों द्वारा 1 किलो अनाज काटे जाने की शिकायत मिलने पर पूर्व में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि यदि पीडीएस दुकानदार अनाज काटते हैं तो कौन सा पाप करते हैं। खूंटी में दर्दनाक हादसा, चलती ट्रक में घुसी कार, डोडमा चर्च के 2 भादरों की मौत, एक गंभीर। खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में डोडमा आरसी चर्च के 2 भादरों की मौत हो गई, जबकि एक भादर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि चलती क्रेटा कार सीधे सड़क पर चल रहे ट्रक में जा घुसी और ट्रक के अंदर फंस गई। मृतकों की पहचान डोडमा निवासी फादर सुशील प्रवीण टिड्डू और बागर टोली निवासी सुनील भेंगरा के रूप में हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल फादर जॉनसन भेंगरा, जो असम के एक चर्च में पदस्थापित हैं, को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों भादर तोरपा से एक पार्टी में शामिल होकर अपने डोडमा चर्च लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। सूचना मिलते ही तोरपा उप प्रमुख संतोष कर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी मुकेश यादव दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस घटना में चर्च के 2 भादरों की मौत हो गई। कार में फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है।
मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन ट्रक के अंदर पूरी तरह फंस गया, जिससे तत्काल बचाव कार्य शुरू करना मुश्किल हो गया। इलाके में इस हादसे से शोक की लहर है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 13 दिनों में क्षेत्र में सड़क हादसे में 9 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन से सड़क सुरक्षा को लेकर नाराजगी और चिंता बढ़ती जा रही है। पैसा नियमावली के प्रावधानों पर आदिवासियों में असंतोष, निशा उरांव की मौजूदगी में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में पैसा नियमावली के प्रावधानों को मूल पैसा कानून 1996 के विरुद्ध बताते हुए पारंपरिक ग्राम प्रधानों, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राज्य की पूर्व पंचायती राज निदेशक एवं IRS अधिकारी निशा उरांव भी शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए पैसा नियमावली में मूल पैसा कानून के कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पैसा नियमावली का प्रारूप पहली बार जुलाई 2023 में प्रकाशित हुआ था, जिसे मार्च 2024 में विधि विभाग की स्वीकृति मिली। इसके बाद अप्रैल 2025 में नियमावली को पुनः प्रकाशित किया गया, जिसमें कई अहम संशोधन किए गए हैं। इसी मामले को लेकर निशा उरांव के साथ दर्जन भर से अधिक पारंपरिक ग्राम प्रधान राज्यपाल से मुलाकात कर पूरी जानकारी दी। ग्राम प्रधानों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 2023 की स्वीकृत नियमावली में ग्राम सभा के गठन को परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार मान्यता दी गई थी, जबकि अभी जिस नियमावली को अधिनियमित किया गया है उसमें पारंपरिक ग्राम सभा का उल्लेख तो है, लेकिन इसकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन का अधिकार जिला उपायुक्त को सौंप दिया गया है। इससे 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की स्वायत्तता प्रभावित होती है। उनका कहना है कि ये प्रावधान पैसा कानून की मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें आदिवासी परंपराओं, रूढ़ियों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की स्पष्ट गारंटी दी गई है। हजारीबाग में नकली शराब रैकेट का भंडाफोड़, 53 पेटी विदेशी शराब जब्त। हजारीबाग बिहार के गयाजी का सीमावर्ती जिला है। यही कारण है कि अवैध शराब के कारोबारी इस क्षेत्र का उपयोग गोरखधंधा के लिए करते हैं। हाल के दिनों में जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्यवाही में कई अवैध कारोबारियों के गोरखधंधा को नेस्तनाबूद कर दिया है। एक बार फिर विभाग ने हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के आराभुसाई गांव में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। इस मामले में सहायक उत्पाद आयुक्त शिवकुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्यवाही में 53 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 7 से 8 लाख रुपए आंकी गई है। छापेमारी के दौरान शराब निर्माण और तस्करी में प्रयुक्त सामग्री भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि जब्त शराब को 2 वाहनों, जिनमें एक लग्जरी वाहन शामिल है, के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। इस दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। उत्पाद विभाग का कहना है कि अवैध शराब निर्माण और तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सहायक उत्पाद आयुक्त शिवकुमार साहू का कहना है कि इन दिनों अवैध शराब व्यवसाय में नए हथकंडा अपनाकर गोरखधंधा चला रहे हैं। लग्जरियस गाड़ी का उपयोग शराब ढोने के लिए किया जा रहा है, ताकि पुलिस और विभाग को भ्रमित किया जा सके। माफिया पहले एक घर पर नकली शराब बनाया करते थे, अब ये ट्रेंड भी बदल रहा है। छोटे छोटे यूनिट अलग अलग घरों में तैयार किया जाता है। नकली शराब अलग अलग खेप में निकाला जाता है। पुलिस और विभाग हमेशा गोपनीय सूचना पर काम करते हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अवैध शराब का कारोबार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकली शराब सेहत के लिए नुकसानदेह है ही, दूसरी ओर राजस्व का भी नुकसान होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब भी शराब का सेवन करें तो सरकारी दुकान से ही खरीदारी करें। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे MS सोनक। 9 जनवरी को राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 9 जनवरी को सुबह 9:30 बजे शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। चीफ जस्टिस के रूप में उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक रहेगा। वे साल 1988 में महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए, जहां में लंबे समय तक बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी पीठ में सिविल और संवैधानिक कानून, श्रम एवं सेवा कानून, पर्यावरण कानून, वाणिज्यिक एवं कर कानून, कंपनी कानून सहित जनहित याचिकाओं के क्षेत्र में व्यापक प्रैक्टिस की। उन्होंने केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्टैंडिंग काउंसिल और राज्य सरकार के विशेष काउंसिल के रूप
रूप में भी कार्य किया। वे साल 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और 2 मार्च 2016 को स्थायी न्यायाधीश बने। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उन्हें झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। रामगढ़ में ट्रक के धक्के से पिकनिक स्पॉट की गेट बाउंड्री क्षतिग्रस्त, पर्यटक व दुकानदार प्रभावित। पतरातू के तलाटांड कब्रिस्तान के पास एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक के धक्के से पिकनिक स्पॉट के गेट, बाउंड्री सहित कई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक कटुआ कोचा डैम परिसर स्थित पिकनिक स्पॉट में घुस गया, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। हादसे के बाद पिकनिक स्पॉट के प्रवेश मार्ग पूरी तरह बाधित हो गए हैं। इसके चलते गुरुवार सुबह से ही पिकनिक स्पॉट के सभी रास्ते बंद हैं और किसी भी प्रकार का वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जनवरी माह में यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में रास्ता बंद होने के कारण पर्यटकों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसका सीधा असर पिकनिक स्पॉट के आसपास लगे करीब 150 दुकानदारों के कारोबार पर पड़ा है, जिनकी आमदनी पूरी तरह ठप पड़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द रास्ता खुलवाने और क्षतिग्रस्त संपत्तियों की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हो सकें। राज्य भर में तैनात महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति रद्द, आदेश जारी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। ये आदेश अपर पुलिस महानिदेशक झारखंड रांची के कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने राज्य के विभिन्न थानों में मुंशी के पद पर आईआरबी, जैप और एसआईआरबी के जवानों की पोस्टिंग से संबंधित आदेश को रद्द कर दी है। महिला मुंशियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश तत्कालीन डीजीपी अनुराग गुप्ता के समय जारी किया गया था। आदेश लागू होने के बाद से ही विभाग के अंदर विवाद खड़ा हो गया था। जैप की एडीजी प्रिया दुबे ने इस आदेश पर कड़ा एतराज जताया था। उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को डीआईजी कार्मिक को पत्र लिखकर कहा था कि थानों में मुंशी के पद पर आईआरबी और जैप के जवानों की पोस्टिंग नियमों के खिलाफ है, क्योंकि इसके लिए बनी तबादला समिति से स्वीकृति नहीं ली गई थी और न ही जैप मुख्यालय ने सहमति दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि थानों में मुंशी की पोस्टिंग का अधिकार केवल संबंधित जिले के एसपी को दिया गया है। दरअसल 25 सितंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय के आदेश से 212 जवानों की तैनाती थानों में मुंशी के पद पर की गई थी। इससे पहले 3 और 23 जुलाई 2025 को सीआईडी डीजी स्तर से 89 महिला पुलिसकर्मियों को महिला थानों में तैनात किया गया था, जिसकी जानकारी भी एडीजी जैप को नहीं दी गई थी। विवाद बढ़ने के बाद मामले की समीक्षा की गई और अंततः डीजीपी ने आदेश रद्द करते हुए कहा कि भावी पोस्टिंग नियमों के अनुरूप एवं विभागीय सहमति से ही की जाए। हजारीबाग में धरने पर बैठे बीजेपी सांसद नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान की कर रहे मांग। झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग को लेकर बीजेपी इन दिनों सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार के खिलाफ महाधरना दिया। उन्होंने झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक हेमंत सरकार खुद है। महाधरना कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल के साथ बरकट्ठा विधायक अमित यादव, कोडरमा विधायक नीरा यादव समेत कई बीजेपी नेता उपस्थित रहे। महाधरना कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने लंबे समय से लंबित नगर निकाय एवं नगर निगम चुनाव की तिथि को घोषित करने की मांग की। महाधरना कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने की। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्षद, पूर्व जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। महाधरना को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। इस मौके पर बरकट्ठा विधायक अमित यादव, कोडरमा विधायक नीरा यादव समेत कई बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार से नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से चुनाव कराने का आग्रह किया। बीजेपी नेताओं की तीसरी मांग दलीय आधार पर मतदान कराने को लेकर थी। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सभी चुनाव ईवीएम के जरिए हो रहे हैं। ऐसे में हेमंत सरकार बैलेट पेपर पर क्यों चुनाव कराना चाहती है? सरयू के बीच झारखंड में होगा नगर निकाय चुनाव। समीक्षा बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए कई निर्देश। राज्य में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होने के बावजूद नगर निकाय चुनाव होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, नगर विकास सचिव और सभी जिलों के डीसी, एसपी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में निर्वाचन से जुड़े सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान राज्य
निर्वाचन आयुक्त ने कुछ जिलों द्वारा अब तक रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जताते हुए जल्द रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। बैठक में गोड्डा, दुमका और सरायकेला खरसावां से मतपेटिका की आवश्यकता, उपलब्धता और मरम्मत से संबंधित तैयारी की रिपोर्ट और अप्राप्त होने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्वाचन हेतु आवश्यक राशि का आंकलन करते हुए जिलों को व्यय राशि की मांग करने के निर्देश दिए गए। वहीं मतदान केंद्रों पर विधि व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों की आवश्यकता और उपलब्धता का आंकलन करने हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षा बलों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई, लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि NIR का कोई प्रभाव नगर निकाय चुनाव पर नहीं पड़ेगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन कर्मियों, निर्वाची पदाधिकारी, पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण इसी महीने संपन्न करा लिया जाएगा। बातचीत के दौरान निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले निर्वाचन कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। एक सवाल के जवाब में आयोग के सचिव ने कहा कि मेयर और अध्यक्ष के आरक्षण को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्णय पर इस संबंध में आपत्ति दर्ज करने के लिए कोई समय दिए जाने का प्रावधान नहीं है। मौत को मात देकर लौटा चालक, 3 घंटे तक ट्रैक्टर इंजन में फंसा रहा। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के लोकाय थाना क्षेत्र में बुधवार की रात सड़क हादसा हुआ। करमाटांड के आगे पुल के पास एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चला रहा युवक उसके भारी भरकम इंजन के नीचे दबकर फंस गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे तो सामने जिंदगी और मौत के बीच जंग जैसा मंजर था। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अंधेरी रात, सीमित संसाधन और भारी इंजन के बावजूद किसी ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ लोग चालक को संबल बंधाते रहे तो कुछ लोग JCB मंगाने की जुगत में लग गए। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 3 घंटे तक JCB की मदद से ट्रैक्टर को सावधानी से हिलाने उठाने की कोशिश चलती रही ताकि अंदर फंसे चालक को कोई अतिरिक्त चोट न पहुंचे। हर हलचल के साथ लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थीं, लेकिन हौसला और जज्बा कम नहीं हुआ। आखिरकार लगातार कोशिश रंग लाई और चालक को इंजन के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की लंबी सांस ली। कई ग्रामीण भावुक हो उठे और इसे ईश्वर की मेहर और इंसानी जज्बे की जीत करार दिया। घायल चालक को आनंद भानन में प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे जमुई रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। रांची पुलिस को बड़ी सफलता, मून डिस्को बार के बाहर युवक को कार से कुचलने वाले 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। लालपुर चौक स्थित मून डिस्को बार के बाहर कार से कुचलकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SSP राकेश रंजन के निर्देश पर गठित टीम ने इस मामले में दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। उल्लेखनीय है कि 4 जनवरी की रात करीब 9 बजे सत्यप्रकाश सिंह अपने भांजे अंकित कुमार सिंह और उसके दोस्तों के साथ मून डिस्को बार गए थे। रात करीब 9 बजे जब वे बार से बाहर निकले, तभी दूसरे समूह के लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसी दौरान सड़क पर खड़ी सफेद कार से अंकित और उसके दोस्तों को धक्का मारा गया, जिससे अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका साथी आकाश कुमार भी जख्मी हो गया। इसके बाद आरोपियों ने दोबारा कार चढ़ाकर अंकित को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। घायल अंकित को सदर अस्पताल रांची ले जाया गया, जहां से उसे रिम्स रेफर किया गया। रिम्स ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद भय के कारण मृतक के मामा सत्यप्रकाश सिंह और उसके दोस्त शव को लेकर गढ़वा आ गए। 5 जनवरी को गढ़वा थाने में 0 FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद गढ़वा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। CBI की टीम ने साहिबगंज जिला खनन कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की। अवैध खनन की जांच के लिए साहिबगंज गई CBI की टीम ने गुरुवार को जिला खनन कार्यालय में दस्तावेज की जांच की। जिला खनन पदाधिकारी से माइनिंग की गतिविधियों के सिलसिले में जानकारी और आवश्यक दस्तावेज लिए। CBI की टीम मंगलवार की शाम अवैध खनन की जांच करने के लिए साहिबगंज पहुंची थी। जांच के दौरान गुरुवार को CBI की टीम ने जिला खनन कार्यालय में दस्तावेज की जांच की। CBI ने जिला खनन पदाधिकारी से जिले में
माइनिंग लीज, उनके द्वारा किए गए खनन कार्य, रॉयल्टी वसूली से संबंधित ब्यौरे की जानकारी ली। साथ ही इससे जुड़े दस्तावेज भी लिए। सीबीआई अधिकारियों के दल ने खनन कार्य से जुड़े लोगों के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए सर्किट हाउस में बुलाया था। सीबीआई द्वारा जारी किए गए समन के आलोक में हाजिर हुए लोगों से जिले में वैध और अवैध माइनिंग से जुड़े मामलों की जानकारी ली गई। सीबीआई ने अवैध खनन की जांच के दौरान बुधवार को स्टीमर घाट और नींबू पहाड़ का निरीक्षण किया। इस दौरान नींबू पहाड़ के पास माइनिंग लीज धारक अनुपस्थित पाए गए। बताया जाता है कि सीबीआई के आने की सूचना पर नींबू पहाड़ के पास वैध माइनिंग लीज धारक भी अनुपस्थित पाए गए थे। छात्रवृत्ति राशि मांग को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा ने राज्यपाल से की मुलाकात। झारखंड में लंबित छात्रवृत्ति राशि के भुगतान और विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याप्त शैक्षणिक समस्याओं को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा जीसीएम के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ये मुलाकात रांची विश्वविद्यालय समिति के निर्वर्तमान अध्यक्ष अमन तिवारी और निर्वर्तमान सचिव असद फेराज टिंकू के नेतृत्व में हुई। ज्ञापन में छात्र मोर्चा ने केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति की राशि झारखंड को अविलंब निर्गत कराने की मांग की। छात्रों ने कहा कि छात्रवृत्ति लंबित रहने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर कर सत्र 2026 से पहले नियुक्ति की भी मांग की गई। साथ ही जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय में यूजीसी नेट जेआरएफ उत्तीर्ण छात्रों को शीघ्र शोध निर्देशक उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। राज्यपाल ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गुलफसा शानी, राजू महतो और मनीष राणा उपस्थित थे। झारखंड में सिहरन बरकरार, खूंटी के बाद हजारीबाग का पारा लुढ़का। इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। हालांकि अधिकतम पारा में सुधार से दिन के वक्त थोड़ी राहत जरूर मिली है। दिन के वक्त अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन शाम ढलते ही बर्फीली हवा ठिठुरन पैदा करने लगती है। शुक्रवार तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की गुंजाइश नहीं है, लेकिन शनिवार से न्यूनतम तापमान में थोड़ा सुधार होने से ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम केंद्र ने 9 जनवरी तक 6 जिलों के लिए शीतलहर की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। इन जिलों के निवासियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। घर से बाहर निकलते वक्त ठंड से बचाव के तमाम उपाय करने के सुझाव दिए गए हैं। विकास को नई रफ्तार, झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर के रूप में NH-99 को मंजूरी। झारखंड के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में रांची ठाकुरगांव बुढ़मू टंडवा सिमरिया बगरा मार्ग को झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर के रूप में NH-99 को मंजूरी दी गई। इस परियोजना से पिपरवार, टंडवा और खलारी कोयलांचल समेत पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक बदलाव को गति मिलेगी। वहीं कॉरिडोर के निर्माण से रोजमर्रा की जिंदगी में आमजनों को बड़ा फायदा होगा। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में समय और लागत की बचत होगी। साथ ही आवागमन सुरक्षित और सस्ता होगा। इसके अलावा लोग राजधानी रांची तीव्र गति से पहुंच सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। भारत के विकास की राह में झारखंड का अहम योगदान होगा। राज्य की खनिज संपदा औद्योगिक क्षेत्र तक तेजी से पहुंच सकेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।